बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जमा तफरीक के साथ मैं हूं अमजद इकबाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा को आप जानते हैं, इनको टीवी पर देखते भी रहते हैं, हमारे प्रोग्रामों में भी अक्सर आते रहते हैं। साफ़ी, तजिया निगार और साबिक़ ब्यूरोक्रेट और बहुत गहरी नज़र हालात हाज़रा के ऊपर। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं पाशा साहब? आप खैरियत से हैं? आपका शुक्रिया पहले तो आप प्रोग्राम में आए। माय ऑनर सर। वैसे ये बताइए कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है? देखिए, मुल्क में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। पिछली हुकूमत ने, असली वाली हुकूमत ने, की हुकूमत ने जो 2018 में लाई गई थी, उसने जो मुल्क की मईशत का भट्टा बिठाया था, उसने जो पाकिस्तान को सफारती तन्हाई का शिकार किया था, जी जी, और उसने जो नई नस्ल को के ज़हनों को मसमूम किया था, जहर आलूद किया था। ये तीन बातें मैं आपको बिल्कुल ठीक है। इनमें से दो बातें दुरुस्त सिमत में गामजन हो चुकी हैं। पाकिस्तान की मैशत जो है वो दुरुस्त डायरेक्शन के अंदर चल रही है। उसकी गिरावट जो है वो रुक गई है, बल्कि उसमें बेहतरी आ रही है। मैं वही बता रहा हूँ। और वो ग्रेजुअली मुस्बत सिमत में आगे जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के जो बड़े आलमी इदारे हैं अब वो कह रहे हैं, वो बता रहे हैं, इंडिकेटर भी यही कह रहे हैं, और हमारे अंदरूनी इंडिकेटर भी कह रहे हैं कि ये बेहतरी हो रही है। ठीक है, शरह सूद कम हो गई है, डबल डिजिट से नीचे गिर के आ गई है। हमारी जो महंगाई का दर्जा है वो भी नीचे आ गया है। तो और स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स जो है वो 1 लाख की तमाम नफ्सियाती हदूद को क्रॉस कर गया है, बल्कि 1,05,000 भी क्रॉस चुका 5 कर। ठीक है, तो ये मईशत के मुस्बत इशारे हैं, लेकिन इनके अभी समरात जो हैं अवाम तक नहीं पहुंचे। यानी अवाम अभी उतनी बेहतरी महसूस नहीं कर रही जितनी के अशारिये हमें बेहतरी दिखा रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, सॉरी, आपकी बात जारी रखिएगा। एक बेहतरी तो शायद मेरे ख्याल के मुताबिक एक बेहतरी तो हुई ना, कि जो आप एक दिन आज लेने गए हैं कोई चीज़, कल लेने जाते थे तो उसकी कीमत कुछ और होती थी, परसों लेने जाते थे कुछ और होती थी, वो रुक चुका है। वो तो मैंने बताया, वो एक स्टेबिलिटी आई है, थोड़ा सा डाउन स्लाइड थी, जो मईशत में गिरावट आ रही थी वो मुकम्मल तौर पर रुक गई है। ये भी तो रिलीफ है ना, बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया है। डॉलर की कीमत चाहे रुक गई है या रोकी गई है, वो एक जगह पे खड़ी है। पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ नहीं रही, बल्कि रुकी हुई हैं, थोड़ी बहुत रुकती हैं। बिजली की कीमतें बुलंद सतह पर ही हैं, लेकिन वो रुक गई हैं। और आईपीपी के साथ जो है वो मामलात को रिनेगोशिएट किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये बिजली का जो बम है जो पड़ा हुआ डरा रहा है कौम को, ये ठुस हो जाएगा। तो तमाम इशारे जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और एक उम्मीद है कि आने वाले दिन जो हैं वो खुशगवार होंगे। एक दूसरा, पाकिस्तान को जो खान की नालायकी, नाअहली और बदनीयती ने तन्हाई का शिकार किया था। आप लीजिए कि हमारा सबसे बड़ा जो दोस्त था वो चीन था। ठीक है, सी पैक जो है उसको इन्होंने रोक दिया, और हमने सी पैक करते हुए जो चीन से वादे किए थे कि हम ये नहीं करेंगे, हमने वो ही किए। बिल्कुल ठीक है। चीन हमसे दूर हो गया था, बल्कि वो जो समझौते थे, जो एग्रीमेंट से जो मुआहदे थे, उनको डिस्क्लोज भी हमने नहीं करना था। वही मैं कह रहा हूँ, वो एक हमने उससे। ठीक है, फिर जो सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई, तुर्की, मलेशिया, इनके साथ हमने जो की हुकूमत ने जो कुछ किया हमाकत के साथ और बदनीति के साथ, मैं सिर्फ हमाकत नहीं कहता। अच्छा, तो बदनीति क्या हो सकती है इसमें? कि पाकिस्तान को खराब करना, बर्बाद करना। वो पाकिस्तान के लोग नहीं है, वो पाकिस्तानी है। वो जो अमजद इकबाल साहब 1996 में जब ये साहब सियासत में लॉन्च हुए थे, उससे एक अरसा पहले पाकिस्तान के दो अजीम दानिश्वरों ने, नाबगा शख्सियात ने ये बता दिया था कि इनको शख्सियत आने वाली है, कि एक शख्सियत आने वाली है जो पाकिस्तान के जड़ों में तेजाब डालेगी। और वो शख्सियत कोई हल्की फुल्की नहीं थी। हकीम सईद और डॉक्टर इसरार साहब। बिल्कुल ठीक है। और उस वक्त तक दूर दूर तक पता नहीं था कि सब सियासत में भी आएंगे। ठीक है, सब आए। उस वक्त वो अपने कैंसर अस्पताल के लिए फंडिंग कर रहे थे। ठीक है, तो बहरहाल
ये दूसरा इसको भी ये जो हमारी हुकूमत आई है, जो इससे पहले केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस नुकसान को भी, पाकिस्तान की सफारती तनाई को भी ना सिर्फ कवर किया, और अब हमारी जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, उन्होंने दोस्त ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात, यानी जो भीख मांगने की पोजीशन थी उससे आगे बढ़ के। अच्छा, तो इस सारे सिलसिले में जो आपने जो किया, नुकसान हुआ, उसके बाद हुकूमत तब्दील हुई, फिर एक बयानिया था बड़ी पॉपुलैरिटी का, उसमें वो तो आपको तब्दील होता हुआ नज़र नहीं आ रहा? हाँ, आता हूँ। ये दो चीज़ें तो जो बर्बाद की थी ने उसको संभाल लिया गया है, लेकिन तीसरी चीज़ जो ने बर्बाद की थी, जो नौजवान नस्ल के ज़हनों को मसमूम किया था, उसमें जहर भरा था, उसमें गंदगी डाली थी, उसमें मुल्क दुश्मनी डाली थी, उसमें रियासत दुश्मनी डाली थी, उसको काबू करने में हम अभी तक, हमारे हुक्मरान, हमारी रियासत, हमारी फौज, वो कामयाब नहीं हो सकी है। वो जो मसमूमियत थी, वो जो जहर आलूदगी थी, वो अभी तक बाकी है, और उसके जहर उसमें कमी तो हुई ना? नहीं, कोई कमी नहीं है, ना कोई कमी नहीं है अमजद इकबाल साहब। हमने देखें उस गंदे प्रोपेगंडे को, उस गंदे बयानिए को ख़त्म करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी थी। एक तो ये है कि उस जहरीले प्रोपेगंडे का काउंटर किया जाता, बिल्कुल ठीक है, उसी लेवल की मुहिम चलाई जाती और उनको काउंटर किया जाता, तो वो की गई ना? नहीं, सुन लें। दूसरा, उस गंदे मरसमूम बयानिए के मुकाबले में एक कौमी और मुस्बत बयानिया जो है वो तश्कील दिया जाता, ठीक है, ताकि नौजवान, ये सारे नौजवान, रोका भी जाता, जो उसको रोका जाता। पहला मैंने बता दिया ना, पहले तो काउंटर करने के लिए, यानी रोकने के लिए स्ट्रेटजी होती, और दूसरा एक मुस्बत बयानिया तश्कील दिया जाता, जो कि सरकारी और गैर सरकारी ज़राए अबलाग के जरिए पूरी तरह कौम के ज़हनों के अंदर दाखिल किया जाता। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारे हुक्मरान, हमारी रियासत अभी तक उस मसमूम प्रोपेगंडे का, उस मसमूम बयानिए का काउंटर करने में कामयाब नहीं हो सकी। आप कहेंगे, मुझे पता है आप कहेंगे कि देखो जी कानून साजी कर रही है हुकूमत, और इन्होंने जो तरीका इख्तियार किया है वो फायरवॉल लगाने का, उसका नतीजा ये हुआ कि जो हमारा आईटी इंडस्ट्री का नुकसान नहीं हुआ, पट्ठा बैठ गया है। अच्छा, आईटी इंडस्ट्री का अमजद इकबाल साहब पट्ठा बैठ गया है। तो हम मरीज को बचाते बचाते उसको इतना बड़ा इंजेक्शन लगा दिया, गलत इंजेक्शन लगा दिया है कि वो मरीज मरने के काबिल। कैसे पाशा साहब आप कहते हैं कि जी कि हम नाकाम हैं, हमें कामयाबी नहीं हुई? अभी कल इलेक्शन हुआ, आपने उसका रिजल्ट देखा होगा। कल ये शेखुपुरा में सूबाई असम्बली का इलेक्शन था ना, जिसके नून लीग और पीटीआई के कैंडिडेट आमने सामने थे। उसका रिजल्ट आपने देखा क्या हुआ? क्या रिजल्ट है? आप बता रहे थे कि डबल, यानी नून लीग का कैंडिडेट पीटीआई के कैंडिडेट से डबल वोटों से जीत। अच्छा, मैं देखें, आप जो कह रहे हैं ये जुज़वी तौर पर दुरुस्त है, लेकिन अच्छा, ये सीट किसकी थी? जिसकी भी थी। नहीं, इलेक्शन बात ये कि जब आप मामला ये नहीं है, वो तो सारी सीटें इससे पहले नून लीग की थी, जो पीटीआई ने जितनी जीती, पीटीआई से पहले नून लीग की थी, नून लीग से पहले पीपल्स पार्टी की होती थी। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये इसका मतलब ये है कि जी अगर कोई दूसरी पार्टी वहां से जीतती है तो वो पहले वाली पार्टी का बयानिया वो डाउनफॉल में है, या वो ख़त्म हो रहा है, और दूसरी पार्टी जो जीतती है इलेक्शन उसको लोगों ने ओन किया है। अच्छा, नहीं, उसको लोगों ने अडॉप्ट किया है। मैं आपकी इस बड़े एहतराम के साथ, आपकी इस एनालॉजी के साथ एग्री नहीं करता। रवायत ये है कि जिसकी हुकूमत होती है, जो बाई इलेक्शन होते हैं, आम तौर पे वही। पीटीआई के दौर में क्यों नहीं कोई हुकूमत जीती थी इलेक्शन पर? नहीं, जितने बाई इलेक्शन हुए थे उसमें कई तमाम के तमाम, एक या दो जीती थी, लेकिन जितने बाकी इलेक्शन हुए थे पीटीआई के दौर में, उस वक्त एक चल रही थी ना वेव के जी की नाकाम हुकूमत है, नाकाम हुकूमत है, और उसको लोगों ने उसका रिएक्ट किया था उसके ऊपर। दूसरी तरफ लोगों ने ये कहा था कि हाँ जी ये नाकाम है, और दूसरी तरफ वोट दिए। अच्छा, अब मैं चले आपकी बात थोड़ी सी मान लेता हूँ कि
रिएक्ट किया है पब्लिक ने हाँ। कि नून लीग की छोड़ी हुई सीट दोबारा नून लीग को दे दिया, चलो ऐसे हम कह लेते हैं आपकी बात को ऑनर करते हुए। लेकिन मैं किसी की छोड़ी हुई फतह मुबीन नहीं मैं है। नहीं, मैं ना किसी फतह मुबीन की बात कर रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ कि जी छोड़ी हुई सीट जीती, ना मैं कहता हूँ कि किसी दूसरे की सीट जीती। मैं ये कह रहा हूँ कि वो बयानिया जो आप पॉपुलैरिटी का बयानिया आप कहते हैं कि जी कि बहुत पॉपुलर और स्पेशली दावा आपका सेंट्रल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में है ना कि यहाँ पे पीटीआई की बड़ी पॉपुलैरिटी है, तो वो पॉपुलैरिटी फिर कागज़ों में ही हो सकती है, वो पॉपुलैरिटी आपके सोशल मीडिया पे हो रही है। ग्राउंड के ऊपर जब इलेक्शन हुआ उसके आप कह सकते हैं रियासती मशीनरी उसमें काम कर रही थी, लेकिन कितनी कंप्लेंट्स आपके पास आई उसमें? क्या कोई कंप्लेंट की कि हमें वोट डालने से रोका गया? तो इसका मतलब अगर ये है कि मैं जो समझता हूँ कि वो बयानिया वो सिर्फ सोशल मीडिया पर और हमारे जहनों में ज़रूर है कि जी कि बहुत पॉपुलर है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जब वोट डालने लोग गए हैं तो वहाँ पर तो ये नहीं है। फिर वो 45-47 वाला मंत्रा भी आजकल ज़रा थोड़ा सा डाउन हुआ नज़र आता है आपको, लेकिन इसके ऊपर अब ज़रा डिटेल से बात ज़रा कीजिएगा। वक्त मुझे बार बार ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो मुलाकात होती है फिर ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। जी पाशा साहब, तो क्या कहते हैं कि फिर ये जो रिज़ल्ट आया मेरे ख्याल के मुताबिक, तो वो जो बयानिया जो पॉपुलैरिटी का आप कहते हैं, अभी हमने देखा 24 नवंबर को वहाँ पे भी यही सूरत हाल थी। पूरे पाकिस्तान से सिवाय खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग आए थे, कहीं से कोई बंदा नहीं निकला। आप कह सकते हैं रास्ते बंद थे, सड़कें ब्लॉक थी, लेकिन सिंध में तो कोई सड़क ब्लॉक नहीं थी, कोई रास्ता ब्लॉक नहीं था। बलूचिस्तान में कौन से रास्ते ब्लॉक थे? वहाँ से क्यों नहीं निकले लोग? अगर ये इसको हम दुरुस्त मान लेते हैं सारी बात को, तो फिर वहाँ पे भी निकलना चाहिए था लोगों को। अच्छा अमजद इकबाल साहब, आपकी बातें बड़ी ठीक हैं ये, लेकिन एक बात याद रखिएगा, गलाजत फैलाने के लिए, शर फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। आपको पता है कि ये जो 24 तारीख का वो जो हंगामा हुआ उसमें कुल कितने अफराद आए थे? 5,000 के करीब थे, 4,500-5,000 नहीं, 5,000 तो वहाँ पे गिरफ्तार है, 5,000 तो पकड़े गए हैं इस वक्त जेलों में, जो अदालतों में पेश कर दिए गए लोग वो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 होंगे। ओके, लेकिन उन 15,000 अशरार ने, शरारती लोगों ने पूरे मुल्क को चौक कर दिया था कि नहीं? हाँ, ठीक है। और असल में वो उन लोगों ने नहीं किया था, वो हुकूमत की काउंटर स्ट्रेटजी के बायस। जी बिल्कुल ऐसे था, जब उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क से निकलेंगे, और एक हमारे ऊपर एक खौफ था कि पूरा मुल्क निकल आएगा बाहर। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए ये करना जरूरी था, मैं ये समझता हूं। लेकिन हकीकत यही है कि जी कोई नहीं निकला। मैं अर्ज कर रहा हूं कि शरारत करने के लिए, फसाद बर्पा करने के लिए पूरे मुल्क का निकलना जरूरी नहीं है। देखें 9 मई के बाद 6 कालें खान दे चुका है, छठी कॉल थी ये, आखिरी बॉल और आखिरी, और उस कॉल के अंदर उसने अपना घरेलू असासा, अपनी पीर, वो क्या नाम है उसका, बुशरा बीबी, जोजा भी जो है, उसको भी झोंक दिया। ठीक है, कुछ नहीं कर सका वो। पीटीआई नाकाम हुई, नामुराद करार पाई। लेकिन दूसरी तरफ इन 6 कालों के नतीजे में हुकूमत की जो सुबकी हुई इनको रोकने के लिए, और अवाम सुबकी क्यों हुई? ये कोई सुबकी नहीं, मैं तो नहीं समझता कोई सुबकी हुई। 24 के ये लोगों को रुका, रोकने में वो कामयाब हो गए ना। रोकने की जो स्ट्रेटजी थी वो आए, और ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगे होंगे, उसके बाद वो पता भी नहीं चला, सफाई हो गई वहां पे। पूरा मुल्क जो है वो चौक था, वो पूरे मुल्क में नहीं करना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो स्ट्रेटजी इख्तियार की हुकूमत ने, और कोई दूसरी स्ट्रेटजी आप बताइएगा। चिड़िया को मारने के लिए तोप का फायर नहीं किया जाता। देखिए बात ये, इन्होंने चिड़िया मारने के लिए तोप चलाई। नहीं, आप, मेरी राय है, आपकी मैं इत्तेफाक इस बात से नहीं करता, चिड़िया मारने के लिए नहीं, उस वक्त वो एक हवा बना हुआ था कि ये बहुत बड़ा हुकूमत के ज़हन में ही हवा नहीं, हुकूमत के ज़हन में नहीं बना। वो जो अभी आप जो पहले हिस्से में प्रोग्राम के जो सारी गुफ्तगू आपने की थी, उसने हवा बनाया हुआ था। वो हवा ख़त्म करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए ना। अभी जैसे आप, इससे पहले आपने 5 कालें कही हैं, 5 कालें आई, ये छठी काल थी, ये छठी काल सारी नाकाम हो गई, सारी नाकाम हुई ना। लेकिन अब मामला ये है, जो कीमत अदा करनी पड़ी अवाम के अंदर, हुकूमत के बारे में, हुकूमत की बेबसी के बारे में जो तासुर कायम हुआ, और अवाम को ये तासुर भी आप और मैं कायम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये हुकूमत की बेबसी नहीं है ये, हुकूमत को ऐसा ही करना चाहिए था मेरे ख्याल में। मुझे ये बताएं, अभी देखिए ना, बात जो इकोनॉमिक कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ी, हमारी मईशत को जो नुकसान पहुंचा,
ये हुकूमत की स्ट्रेटजी की वजह से पहुंचा है। हजरत, बात यह है कि जब आप रोकते हैं, जब आप स्टॉप करते हैं, जब आप बंद करते हैं, ब्लॉक करते हैं, तो नुकसान तो होना होता है ना। ये दो ही चीज़ें हैं ना, या उस नुकसान को बचा लें, खोल दें, जो जहाँ पे जाता है जाए, जो यहाँ पे हमला करता है किसी एसेट के ऊपर करे, या किसी आपके दफ्तर के ऊपर कोई घुस जाए, कोई मसला नहीं है। वो नुकसान ज़्यादा है या ये नुकसान ज़्यादा है? मैं ये समझता हूँ कि आपने 14-15 हज़ार वो शरीर कहे, और उनमें से 450-500 जो है वो डी चौक तक भी पहुँच गए। क्या डी चौक तक पहुँच गए थे ना? जी पहुँचे थे, ज़्यादा पहुँचे होंगे। ठीक है, क्या ये रियासत की नाकामी नहीं है? क्या ये उनकी फॉल्टी हिकमत अमली का नतीजा नहीं है कि आपने इतने बड़े इंतजाम किए रोकने के और वो वहां तक पहुंच गए? नहीं, ये वही बात है जो बात आप कर रहे थे। 26 वो चुंगी तक पहुंचे, ये पिंकी 26 नंबर तक। 26 नंबर पर वो कहाँ है? वो दूर है, इस्लामाबाद में ही है। ठीक है, पहुंच गए ना। आपके इतने एलैबोरेटेड इंतजाम होने के बावजूद वो ट्राला जो है वो क्या है? देखें पाशा साहब, कोई एक बात तो देखें ना, है या तो हिकमत अमली कामयाब थी या नाकाम थी, रोकने के लिए कामयाब थी, रोकने के लिए कामयाब थी। तो फिर बात यह है कि दूसरी तरफ यह है कि उनको अटक के पुल पर भी रोका जा सकता था। ठीक है, यही मौक़िफ़ है ना। लेकिन वहां पे जो नुकसान होता, फिर ये बात आनी थी। अभी तो यहाँ पे आ रही है कि जी आपको डी चौक में भी ये नहीं करना चाहिए था। लोग यही बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे दोस्त हमारे बात करते हैं कि डी चौक में जो हुआ वो नहीं करना चाहिए था, गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए थी, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, उनको निकालना नहीं चाहिए था, के नहीं जाना चाहिए था। फिर उसके लिए रियासत की रेड लाइन को क्रॉस किया, उसके लिए उसी नुकसान से बचने के लिए कि कुछ ज्यादा ना हो, उनको मौका दिया गया, उनके साथ बातचीत करते गए, आगे आते गए। लेकिन जहां पे एक डेड लाइन आ गई, एक रेड लाइन आ गई कि यहां से आगे नहीं, और अब वो तो चले गए। आपने डेड लाइन बनाई थी, वो तो पहुंच गए, उधर नहीं पहुंचे ना। मैं यही आपसे नहीं पहुंचे सर। डी चौक में किंतने 15 मिनट बैठे, तो 15 मिनट में उठा दिया गया, उन्होंने पहुंचा दिया गया ना उनसे। आखिर इसका मतलब ये है कि हुकूमत की हिकमत अमली यही थी कि जनाब आखिर वक्त तक उनके साथ गुफ्तगू करें, बातचीत करें कि जाने दें। अब आप और मैं ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने भी गलत किया। हुकूमत ने जो करना था, हुकूमत के तो हम एक अलग बात है ना, जो कुछ अब कौन कह रहा है कि जी पीटीआई ने जो कुछ किया वो दुरुस्त किया? कोई भी नहीं कह रहा। तो फिर ये भी तो एक काउंटर, एक आप हिकमत अमली कह सकते हैं इसको, कि आपने ये साबित किया कि हुकूमत ने ज़्यादा बर्दाश्त का, तहम्मुल का मुजाहरा किया। उनको एक लाइन से दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन तक आने का, वो आगे आते गए, आप पीछे हटते गए, नुकसान भी करवाया, शातें करवाई, लेकिन आप उनको आने देते गए। और एक टाइम ऐसा आ गया जहाँ पे रोकना उनको ज़रूरी था और वहाँ पे रोका गया। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ भी आपके सामने है। नहीं, अभी आप उसके बाद तो कुछ था ही नहीं। डी चौक में पहुंच गए, उसके बाद क्या रोकना था? नहीं तो वो तो उन्होंने धरना देना था ना वहाँ पे, यही धरने का ऐलान था ना, धरने का ऐलान था, और 15 मिनट लगे थे। निकल से ही ये पता था कि उनका जो मुतालबा है कि हम लेकर आएंगे को, ये एक स्टूपिड नॉनसेंस किस्म का मुतालबा था। कैसे क्या लेके आएंगे? कैसे लेकर आएंगे? जेल तोड़ के लेकर आएंगे? तो ये तो उनको पता हो या आपको पता हो ना, बताएं। ये कोई बनाना रिपब्लिक थोड़ी है। वो बिल्कुल उन्होंने आखिरी बाल और आखिरी काल जो है उसमें जलीलो खार हुए हैं। और उन्होंने जो पिंकी पीरनी को लॉन्च करना था नई क़यादत के तौर पे, वो उनका मंसूबा पीटीआई का बुरी तरह पिट गया। और पख्तूनों को इसका एक और भी हो सकता है ना। देखिए, जो वो बार बार जमात के अंदर से जो इस वक्त बयानिया चल रहा है, पीटीआई के अंदर से बात ये हो रही है, बुशरा बीबी को लाने का मकसद ये था कि उनको अपनी जो मौजूदा क़यादत बाहर है पार्टी की, उसके ऊपर इत्मीनाद नहीं था, इसलिए उनको आगे किया गया था। और आपको तो पता है वो क़यादत बार बार वो संजानी में रुकना चाहती थी। ठीक है कि उन्होंने कहा जी यहीं रुक जाते हैं, यहाँ रुक जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी वहीं जाना है, क्योंकि बानी का ये ऑर्डर है और उनकी हदायत है कि वहाँ जाना है। तो वो वहाँ गए, तो फिर उनका तो इत्मीनाद दुरुस्त था मेरे ख्याल के मुताबिक। अच्छा, बात यह है कि मोहतरमा फातिमा जना से लेकर बेगम कुलसूम नवाज तक और मरियम नवाज तक तमाम ख़वातीन ने बतौर बहन, बीवी, बेटी सियासत में बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। पूरी एक सीरीज़ है। फातिमा जना से, राना लियाकत अली ख़ान से, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, बेगम नसीम वली खान तक तमाम ख़वातीन ने अच्छा किरदार अदा किया है। अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारी आखिरी खातून आज तक की तारीख में आई है, इसका बहुत
गंदा किरदार देखने में आया है। यानी इसने सियासी किरदार की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने कमजोर आप कह सकते हैं, कमजोर नहीं, भगोड़ी, हिकमत अमली भाग उनकी। गई। देखिए बात ये है, मतलब वो अपने जो उनके साथ सियासी वर्कर आए थे वो चार्ज थे और उनको अल जिहाद इस्तेमाल नहीं कर सके, वो उनको इस्तेमाल नहीं कर सकी, उनसे काम नहीं ले बुज़दिली सके, का मुजाहरा किया, भाग गई गंडापुर के साथ। तो ये कितना मतलब मेरे ख्याल में ये उनके मुशीरों का कसूर होगा ना, जो उनके साथ आप इससे पहले जिन ख़वातीन का आपने जिक्र किया, चाहे मोहतरमा फातिमा जना हों, चाहे मोहतरमा नुसरत भुट्टो हों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, मोहतरमा कुलसूम हों या मोहतरमा बुशरा बीबी हों, इनमें आप ये बुशरा बीबी और पिछली जितनी भी ख़वातीन हैं उनके दरमियान एक फ़र्क है बहुत ज़्यादा। वो फ़र्क उनके मुशीरों का है, उनके साथियों का, उनके साथ कौन लोग थे और इनके साथ कौन लोग थे, तो इनके जो साथ इनकी नलायक मुशावरत लोग देने वाले, हैं, बदनीयत लोग हैं, मेरा तो ख्याल बिके हुए लोग हैं। यानी अब तो ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी के साथ जो गंडापुर साहब थे वो भी कंप्रोमाइज्ड हैं। बाकी क़यादत के बारे में तो कहा ही जाता है कि वो कंप्रोमाइज्ड है। बुशरा बीबी के साथ जो 1-on-1 थे अमीन गंडापुर साहब, उनके बारे में पार्टी के अंदर ये क्लियर कट तासुर पाया जाता है कि ये भी एजेंट है, कंप्रोमाइज्ड है। अच्छा, इसके ऊपर देखिए अगला जो बयानिया, जो अगला कार्ड कह सकते हैं, कहा साहब बानी ने कि मेरे पास एक कार्ड है, वो शायद सिविल नाफरमानी और कुछ मसनूआत के बाइकाट के हवाले से वो बात इस वक्त हो रही है, और उसको आप किस हद तक दुरुस्त समझते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी पाशा साहब, हम बात कर रहे थे कि जो अगले स्टेप के तौर पे पीटीआई जो कर रही है, उसको क्या आप मुल्की मुफाद में किस हद तक समझते हैं कि जी कि ये उनको ये करना चाहिए, या क्या ये मुल्क दुश्मनी नहीं है? नंबर 1। दूसरी बात इसमें आती है कि उनके इस इक़दाम से, इस तरह करने से खुद पार्टी को कितना नुकसान पहुंच सकता है? अमजद इकबाल साहब, ये जो मसनूआत, अस्करी मसनूआत के बाइकाट का उन्होंने ट्रेंड चलाया है, ये फ़ौज दुश्मनी की तरफ एक अगला स्टेप है। यानी जो सोशल मीडिया पे मुहिम चल रही है वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे जब 7 अक्टूबर को फ़लस्तीनियों पर हमला किया था इसराइल ने, तो पूरी दुनिया में इसराइली मसनूआत के बाइकाट की मुहिम चली थी। तो पीटीआई के ये जो गुमराह नौजवान हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो ऐसे ही ये मुहिम चला रहे हैं कि जैसे इसराइल के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जाती है, पहली बात। और मुझे इस पर कोई हैरानगी नहीं है, क्योंकि पीटीआई के एक्टिविस्ट जो हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो हर वो काम करते रहे हैं और करते रहेंगे जिसके नतीजे में पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाया जा सके। अब हम छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जिस अस्करी मसनूआत का जिक्र किया है उसके बारे में पिछले दिनों इस्लामाबाद में डीजी ISPR की उसमें सवाल भी पूछा गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि ये आप कितना, ये क्या है। तो उन्होंने डीजी ISPR ने बताया था और बड़ी वजाहत के साथ बताया था कि ये जिन मिलिट्री की वो चीज़ों का मसनूआत का और वो जिक्र करते हैं, वो तकरीबन 320 या 360 अरब रुपए का टैक्स उन्होंने दिया है, खजाने में जमा कराया है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये कितने बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक फ़ौज के साथ नहीं है, ये फ़ौज के फलाही इदारे हैं जो रिटायर्ड माजूर और इस तरह के जो फ़ौजी लोग हैं उनकी फलाह के लिए ये कायम किए गए हैं। उसका सारा मुनाफा उसी में रिलीफ फंड में, या आप कह सकते हैं उसी में यूज़ होता है। इसका फ़ौज के साथ, एक्टिव फ़ौज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं तो इसको यूँ देखता हूँ कि इसका मतलब ये है कि अगर ये 300 बिलियन प्लस का टैक्स दिया गया है तो ये वॉल्यूम कितना बड़ा होगा मसनूआत का,
और उन मसनूआत को पैदा करने के लिए कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी होगी। ठीक यानी है। ये इसका जी, जी। ये पहलू देखें। हाँ। तो वो जिनको एम्प्लॉयमेंट वहां पर मिली है वो कौन लोग हैं? कुछ तो रिटायर्ड होंगे ना ओहो, ज्यादातर। हाँ। रिटायर्ड ही हैं। और बाकी, हाँ जी, तो वो कौन है? पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है। हाँ। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी मईशत में बेरोजगारी को कम करने में ये फौजी इदारे जो हैं वो काम कर रहे अच्छा, हैं। वैसे मेरी सुन ले। जी, फिर बताएं। वो प्रोडक्ट्स जो बन रही हैं वो आला दर्जे की हैं। मैं आपको जाती तौर पे बता देता हूं, मेरी तीनों बच्चियां आर्मी पब्लिक स्कूल्स में पढ़ी हैं। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है फौज का, स्कूलों का, प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूलों का। और अवाम के अंदर पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हमारे बच्चे। अच्छा, यहीं रुक जाए एक मिनट के लिए, मुझे ये बताएं कि ये जो आप बात कर रहे हैं, ये स्कूलों का आपने जिक्र नहीं, किया। मैं पूरा नहीं, मैं एक मिनट पहले मुझे ये सवाल करने दें, आप इस पे बताइएगा। इस कैंपेन के नतीजे में जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो इस वक्त अपील की जा रही है उनकी तरफ से अपने लोगों को, आपके ख्याल में कितने लोग वहाँ से अपने बच्चों को उन स्कूलों से निकालेंगे? अल्लाह भला कर 0%। तो फिर इसका क्या फायदा होगा? उसकी मैं वजह बताने लगा हूं। मैं ये तो एक मैं आपको मैं आगे भी आपको बताने लगा हूं। दूसरा बहुत बड़ा नेटवर्क है CSDs का। हाँ, तो कितने लोग यहाँ पे चले, फिर यहीं पे रुक जाएं, इस अपील के नतीजे में कितने लोग CSDs पे जाना बंद कर देंगे? एक भी बंदा नहीं रुकेगा। तो बात ये मैं देख रहा, बात ये है कि हम उन बाकी जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स है ना उनके ऊपर नहीं जाते, हम उनकी बात नहीं करते। लेकिन मामला ये है, देखिए ये जो आपने 2 शोबे उनके गिनवाए, उसके अलावा अस्पताल है, उनके अलावा यूनिवर्सिटियां हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज हैं, और वो पाकिस्तान में टॉप के इदारों में शुमार होती हैं। और वहां से जो लोग ग्रेजुएट होते हैं वो ना सिर्फ बेहतरीन पोजीशनों पर जा, और सिविलियन, ज्यादातर सिविलियन है, ये भी आप ध्यान में रखें, सिविलियन ज्यादातर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो जब वहां से ग्रेजुएट होते हैं तो वो आला मदारिज में जाते हैं, लोकली भी और फॉरेन में भी, और वो दे फील प्राइड इन सेइंग कि हमने उन इदारों से तालीम हासिल की है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं ये समझता हूं कि इस अपील का 0% फायदा होना है। क्यों बोला? कि PTI के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो फौजी भाइयों की औलाद है। बिल्कुल ठीक मसलन सबसे बड़ा जो इस फैमिली उनकी फैमिली बैकग्राउंड, बिल्कुल उनका सबसे बड़ा जो इस वक्त वो पौंका है, मैं पौंका ही उसे कहूंगा, ये वो बड़े वालों वाला गंडापुर, वो एक फौजी बाप का बेटा है और उसको इस बात पर फख्र भी है। क्या वो इस मुहिम में शामिल होगा? अच्छा, देखना बात ये है कि मैं जो बात आप कर रहे हैं, मैं तो आपसे भी ये पहले कहा कि जी कि इस अपील का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं इस अपील में शामिल हूं, मैं शामिल हूं। हाँ। मैं इसमें आवाज में लाता हूं कि फौज की जो बुरी प्रोडक्ट है, फौज ने जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें बुरी प्रोडक्ट्स भी हैं ना, जैसे PTI है, जैसे मौजूदा दौरे हाजिर में जो शाहकार प्रोडक्ट है अस्करी इदारों की, वो है। और आपको अमजद इकबाल साहब पता होगा कि PTI का पहला जो जनरल सेक्रेटरी था कौन था? मुझे याद, जनरल मुजीब। उसने पूरी PTI को खड़ा किया। और ये जो नेटवर्क अब चल रहा है, ये किसने तैयार करके दिया था PTI को? वो उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है आजकल। किनका? जनरल फैज साहब। नहीं, मैं आगाज की बात कर रहा हूं। पहला जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, पहले की बात PTI वो तो जनरल मुजीब आपने बताया। जनरल मुजीब। वो उनको किस लिए लगाया गया था? कि इसकी साख्त बर्दाश्त करें, इसको आला बुनियादों पर खड़ा करें। उन्होंने ये सारा काम किया। फिर ये जो नेटवर्क था कम्युनिकेशन का, ये जो यूट्यूबर, ये सारा किसने सेट करके दिया? ये वो DGISPR, अल्लाह भला करे। तो उसके नतीजे में जो एक बेस्ट प्रोडक्ट फौज ने दी वो थी। और मैं इस बात में शामिल हूं, आवाज से आवाज में लाता हूं कि फौज की इस प्रोडक्ट का हम सबको मिलकर बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि ये बदतरीन प्रोडक्ट। देखिए मेरी बात सुने, आपने चूंकि ये सारी जो एक इसका एंगल आपने बताया, मैं असल में यही उस तरफ जाना चाहता हूं, इस अपील का खुद PTI को कितना नुकसान हो सकता है? अच्छा, बात यह है अमजद इकबाल साहब, मैं क्योंकि एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के तौर पे PTI की नेगेटिविटी को, PTI की हरामजदगी को
मैं मुसलसल ट्रैक करता हूँ, तो मुझे ये पता चला है पीटीआई की हिकमत अमली से कि उनका सिंगल जो टारगेट है वो ये है कि मुआशरे के अंदर अबतरी फैलाई जाए, मुआशरे के अंदर नहीं, इसमें तो फैल ही नहीं ना रही अबतरी। नहीं, मतलब कैसे फैल रही है ये उन्होंने जैसे ये कहा है अब तो उसमें तो आपने खुद कहा कि जी कि 0-0 इसमें, लेकिन एक बयानिया तो उन्होंने बनाने की कोशिश की है ना एक अरसे तक। ये बात हर बयानिया पिट रहा है ना उनका, हर वक्त हर बयानिया। लेकिन इससे देखें, एक बाप अगर हो तो उसकी औलाद अगर उसके खिलाफ बातें करनी शुरू कर दे, बुरी बातें, उसको गाली गलौज देनी शुरू कर दे, तो बाप को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसकी रिप्यूट में तो गड़बड़ होगी ना। तो ये जिस अंदाज में ये फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, उससे फौज कल फिर इसी वजह से ये जो कल आपको याद होगा कि जी के ये फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई, उसमें ये बड़ा वाज़े तौर पे पैगाम दिया गया दो टोक अंदाज में कि ये जो इंतशार, ये जो फसाद, ये जो प्रोपेगेंडा, जहरीला प्रोपेगेंडा और मुआशरे के अंदर जो कुछ भी इसको अनरेस्ट फैलाया जा रहा है, ज़हनी अनारकी फैलाई जा रही है, इसको रोकने के लिए बड़ी सख्त कानून साजी की जाए। उन्होंने हुकूमत से अपील की है, हुकूमत को ये कहा है कि जी कि इसके ऊपर कानून साजी करें और इनको रोकें। अमजद इकबाल साहब, इस बारे उसके ऊपर हम कहेंगे जी इजहार राय की आज़ादी है, लेकिन बेलगाम इजहार राय जो है वो उसको रुकना चाहिए। इसके ऊपर आप बात कीजिएगा एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी पाशा साहब, हम बात कर रहे थे फॉर्मेशन कमांडर्स के हवाले से, उनकी जो मीटिंग हुई उसमें बड़ा दो टोक किस्म का बयान है इसी प्रोपेगेंडे के हवाले से, इसी जो मुल्क के अंदर अनरेस्ट पैदा करने की जो कोशिशें उनके हवाले से। यानी हमें एक क्लैरिटी नज़र आई है वहाँ पे कि जी कि ये अब हमने करना है। मैंने आपसे शुरू में, प्रोग्राम के शुरू में ये बात की थी, आप ये बात कर रहे थे कि ये करना चाहिए था। नहीं, उसमें ग्रेजुअली चीज़ें होती हैं और वो हमेशा जिस तरह से ये चीज़ें परवान चढ़ती हैं तो उसी तरह से उनको जब आप समझते हैं कि ये नहीं है तो ख़त्म भी उसी तरह से, या उनको वापस भी उसी तरह से आना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि ये क्या क्या इसमें बुराई है, क्या क्या इसमें नेगेटिविटी है, फिर उसके बाद जाके आप एक हतमी आप स्टेप ले सकते हैं ताकि लोग किसी कायदे कानून और ज़ाब्ते के तहत आ जाएं। हम अक्सर बात करते हैं सच बोलना चाहिए, इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ। लेकिन हमें ये सोचते हुए कि हमने अपने मुल्क का सोचना है, अपने अवाम का सोचना है, अपने लोगों का सोचना है। मादर पिदर आज़ादी तो किसी जगह नहीं होती। अमजद इकबाल साहब, मैं तो समझता हूँ कि जितनी महारत के साथ ये फितना क्रिएट किया गया था, बड़ी महारत के साथ, रियासत, हुकूमत, अदलिया, प्रेस, सबको मिला जुला के ये फितना अजीम खड़ा किया गया था। इसको ख़त्म करने के लिए उस तरह की काविशें मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, नंबर वन। नंबर टू, अभी नज़र ही नहीं नहीं कुछ नहीं, सुन लेना मेरी अब बात पूरी सुन लेना। मुझे ये बताएं, ये 24 नवंबर के वाक़े के बाद पीटीआई की क़यादत ने जो गोलियां मार के मरने वाले लोगों की तादाद के बारे में जो प्रोपेगेंडा किया है, क्या उसके लिए किसी नई कानून साजी की ज़रूरत है? उनका एक बंदा उठता है, कहता है जी 1500 बंदे मार दिए हैं गोली के ज़रिए रेंजर्स ने, ठीक है, रियासत हो, हुकूमत हो, कानून मौजूद नहीं है झूठ को पकड़ने का। उसको पकड़ के कहें तुम साबित करो कि 1500 जब हुकूमत कानून बनाने लगती है तो आप कहते हैं कि ये क्यों बना रहे हैं? पंजाब हुकूमत ने एक बिल पास किया था, डेफेमेशन बिल। जो मौजूद कानून है उनको नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि जो हुकूमत ने जो बनाए हुए कानून है उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना। तो उन पे अमल हुआ है? उन पे ऊपर आप लोग नहीं अमल होने देते। इसका मतलब है हुकूमत होम्योपैथिक है? नहीं, हुकूमत में बरताना कुव्वत की कमी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये और नहीं, क्या नहीं, है? नहीं, नहीं, वो ये कहते हैं जी 1500 बंदा मर गया है। हाँ। ये कितना बड़ा इल्जाम है हुकूमत पे, और एक मुआशरे के अंदर अनरेस्ट पैदा करने का ये कितना बड़ा बयान है। आपने क्या किया है? उनको पकड़ के, और वो कहने वाले, झूठ बोलने वाले छोटे लोग नहीं है। वो आपका एक सजरानी है, उसने भी एक झूठ इतना बड़ा बोला है, ठीक है, उसको पकड़ के आप क्यों नहीं खड़े कटहरे में करते? उसको कहें कि तुम साबित करो कि ये 1500 या जो तुम तादाद बता रहे हो,
जो मुंह में आता है बकवास कर देते हैं, और रियासत और हुकूमत जो है वो कानून बनाने में लगी रहती है। अगली बात मुझे ये बताएं, क्या की मजमूम हरकत को और उनके बयानात को रोकने के लिए किसी कानून साजी की जरूरत है? एक सजा याफ्ता मुजरिम है, उसको सजा हो चुकी है, वो वहां पर जेल में बैठ के उसको मुकम्मल सहूलियात कौन दे रहा है कि पार्टी चलाए वो? उसकी मर्जी के लोग उसको मिलने के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद सहाफ़ी वहां पर बाद खड़े होके तो उसके बयानात को पूरे मीडिया के अंदर फैलाते हैं। तो ये इससे पहले भी यही होता रहा। ओहो, ये कोई पहली दफा थोड़ी हो रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ, इससे पहले भी हमेशा यही आप देखे ना, आप ये एक बंदे के ऊपर आप जिसके आप फर्ज करें, पहले हालात और थे। हाँ, क्या रियासत का मुजरिम नहीं है? क्या इसने रियासत को ढाने की कोशिश नहीं की? उसमें अभी तक उसको रियासत के मुजरिम के तौर पर उसको अभी कोई सजा नहीं हुई। जिसमें भी सजा हुई है, क्या किसी मुजरिम को, और वो सजा भी याफ्ता मुजरिम को क्या ये सहूलत दी जा सकती है? आपको वो सजा भी सस्पेंड हो चुकी है। ठीक है, अभी तो केसेस चल रहे हैं ना, अभी केसेस चल रहे हैं, आगे चल के सजा होगी तो फिर उसके ऊपर ये सारा कुछ किया जा सकता है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मामला ये है, मुझे ये बताइए एक चीज़, चले हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अभी जो जिस उम्मीद पर एक हम बार बार करते हैं, मुख्तलिफ उम्मीदें हैं ना कि जी के बानी को निकाल लिया जाएगा, ये हो जाएगा और इस तरह से होगा, उसमें एक उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप की भी है कि जी कि वो इक़्तिदार लेंगे 20 जनवरी को गालबन ले रहे हैं वो जी, फरवरी को, तो उसके बाद ये वो कॉल करेंगे और वो बाहर आ जाएंगे। इसमें किस हद तक, अभी मैं एक चीज़ और आपको बताऊं कि अभी 3 रोज़ पहले एक अखबार वाशिंगटन के अखबार में वाशिंगटन पोस्ट नहीं, वाशिंगटन का एक बड़ा अखबार है, वहाँ पे वाशिंगटन एग्जामिनर उसका नाम है, उसमें एक रिपोर्ट आई है, उसमें एक मजमून छापा, उसमें ये कहा गया, ट्रंप को कहा गया, मशवरा दिया गया कि आप पाकिस्तान की सियासत से दूर रहें, वहाँ पे आपको किसी भी तरह से मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसमें ये कहा गया कि जो बानी पीटीआई के मतलब उस मजमून के अंदर जो बातें, वो आपको याद होगा टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट थी, वो सारी चीज़ें ख़वातीन के हवाले से उनके जो ख़यालात, जिस तरह से तालिबान के हवाले से उनके ख़यालात, और ये सारी चीज़ें उसमें लिख के बताई गई हैं कि आप उस शख्स के लिए पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात मत ख़राब कीजिएगा। तो क्या ये जो मजमून है या इस तरह की सोच वहाँ के अमेरिकी अखबार में, वाशिंगटन के एक बड़ा अखबार है वाशिंगटन एग्जामिनर, उसमें ये छपना, आप इसको क्या समझते हैं? देखिए, बात यह है कि ट्रंप जो है उसके ताल्लुकात और पसंदीदगी इमरान खान साहब के लिए है। ठीक है, वैसे नवाज शरीफ साहब के साथ भी उनकी दोस्ती थी। हाँ, ठीक है, तो ये एक पहलू ऐसा है कि जिसको उम्मीद बना के बैठे हुए हैं। हाँ। दूसरा पहलू जो है वो ये है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की बागी के तौर पे सामने आया है, हाँ। नंबर 1 भी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के एक, लेकिन पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। किन के? अमरीकियों के। अरे मैं आ रहा हूँ उधर ही। हाँ। तो मैं बता रहा हूँ कि और ट्रंप के दरमियान क्या मुश्तरका चीज़ें हैं। हाँ। कि वो भी एस्टेब्लिशमेंट की बागी के तौर पर वो भी, और तीसरी बड़ी जो सिनोनिमिटी पाई जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज़ायनिस्ट लॉबी के आदमी हैं। ठीक है, यहूदी नवाज हैं, ज़ायनिस्ट नवाज हैं, खुलेआम। तो का भी ताल्लुक क्योंकि उसी लॉबी से है। उनकी जो साबका अहलिया है वो भी उसी, वो लॉबी नहीं तो है। एक आप ताल्लुक इस तरह से कह सकते हैं ना कि एक कनेक्शन, एक राब्ता एक बनता है उनका वहाँ ठीक है, पे। लेकिन आपके हाँ, सवाल का जवाब उस ये तरह है से, जी, कि हुकूमतें जो होती हैं, अमेरिकी हुकूमत इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो जैसे बंदे के लिए अपने ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ ख़राब करे। लेकिन जो की लॉबियस्ट हैं अमेरिका में, उन्होंने अच्छा होमवर्क किया हुआ है। लेकिन ये तो उसके खिलाफ है, ये सारा जो मजमून है मैं आगे बताने लॉबी के, लेकिन ये उनकी लॉबी की कामयाबी तो हमें नजर आई ना, कि लेटर लिखे गए, ऐसे ही है। ठीक है, और इम्कान मौजूद है, इम्कान के हल्की फुल्की मौसीकी चलेगी कि यार, ठीक है, लेकिन वो ऐसी नहीं है, यानी वो ऐसी
वो नहीं होगी कि रियासत पाकिस्तान जो है वो फटाफट आपको पकड़ के, और अमेरिकी हुकूमत इतनी बेवकूफ़ नहीं है हाँ। कि एक मुजरिम को वो कहे कि अनु छाड़ दो। सही यानी अब जो ये हुआ है अच्छा, एक जाते जाते मेरे जहन में एक ख्याल आया था, क्या इस तरह का कोई सिलसिला हो सकता है? कुछ लोग ये राय का इजहार कर रहे हैं कि जिनको उनको अमेरिका शायद भेज दिया जाए, अगर कोई इस तरह की बात आती है तो वहाँ से कोई एक वहाँ पे कैद किसी कैदी को हम ला सकें पाकिस्तान। अच्छा, आफिया सिद्दीकी की? जी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं, ये तो एवं ही, ये पीटीआई का वो जो डिस इन्फॉर्मेशन सेल है वो फैलाता रहता है, उस सेल ने ये भी फैलाया नहीं, हुआ वैसे है। कि इसका इम्कान नहीं हो सकता? कतन कोई इम्कान नहीं है। क्यों? कोई इम्कान नहीं है। क्यों ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है? आफिया सिद्दीकी जो है वो सजा याफ्ता खातून है। तो आप इन्हीं को भी बानी को भी यही कह रहे हैं कि ये भी सजा याफ्ता दो कैदी है ना, आपस में तब्दील करने। पाकिस्तान का भी मुतालबा बड़े देर से, अमेरिकी कानून में कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है कि वो एक कैदी को छोड़ दें। तो माफी तो हो सकती है ना? माफी हो सकती है। एक वहाँ पे दरखास्त गई है, आपको याद होगा अभी पिछले दिनों, माफी हो सकती है कानून के बराबर। पाकिस्तान की अभी जो कबीना ने चंद रोज पहले वहाँ से जो यहाँ से जो भेजने हमने वकील उनकी केस लड़ने के लिए उनके फंड्स की भी मंजूरी दी है कि वो जाके वहाँ पे आफिया सिद्दीकी का केस लड़े। तो इसमें कोई इम्कान तो इस तरह का पैदा हो सकता है? ये इम्कान मौजूद है कि वो सजा काम मौजूद रहे, और कहा यह जाए कि ये सजा की बाकी मुद्दत जो है आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की जेलों में या उनको माफ़ी, जिस तरह से पाकिस्तान के सदर के पास है। अभी देखें, अमेरिकी सदर ने अपने बेटे को माफ़ी दी है केस में, उनकी सजाएं माफ़ कर दी हैं सारी, अपने ये बिल्कुल ये की है ना, अभी ताज़ा तरीन मिसाल है। तो इसको मिसाल क्यों नहीं बनाया जा सकता? नहीं, लेकिन ये है कि वो मुद्दत जो है मेरे ख्याल में आफिया सिद्दीकी केस में गुजर चुकी है। वो जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस से गुजर चलें इसके ऊपर। लेकिन अगर ये मुद्दत गुजर चुकी होती तो वहाँ पे ये नई दरख्वास्त ना दायर की जाती जो अभी चंद रोज़ पहले दायर की गई है, और यहाँ से पाकिस्तान से लीगल टीम जाने की ये तैयारी ना कर रही होती। मुझे तो एक उम्मीद है, बहरहाल इसमें हम बड़े पूरे उम्मीद है, मैंने तो वैसे ही उनके साथ जोड़ा, लेकिन वहाँ पर इसके लिए भी काम हो रहा है, और हो सकता है किसी लेवल पर जाके इसके साथ ये कनेक्शन जुड़े। लेकिन हम फिर भी हम ये कहते हैं कि वहाँ से आफिया सिद्दीकी को रिहाई तो मिलनी चाहिए। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब की। मुस्तफ़ा कमाल पाशा बड़े जोशीले और बड़े दबंग अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। बाकी आप ख़ुद तज्ज़िया कीजिएगा, इसमें से आपने निकालना है कि क्या कितना हमारे मुल्क के लिए बेहतर है और क्या होना चाहिए। यकीनन हम सब जहन रखते हैं, अल्लाह ताला ने जहन दिया है, और हर चीज़ का तज्ज़िया ज़रूर करना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।